अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट 2025 एंड 2026 जब पेश किया गया तो उसके बाद अब प्रोविंशियल जो बजट्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कल हमने पंजाब जो एक प्रोविंस का बजट देखा, बहुत ही ज़बरदस्त बजट देखा गया। 5335 अरब रुपए का जो बजट है वो पंजाब जो है वो प्रोविंस का पेश किया गया। आज के दिन हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान प्रोविंस का बजट पेश किया जा रहा है। 1028 अरब रुपए का ये बजट है टोटल बजट। इसके साथ साथ इसमें जो तरक्याती कामों के लिए बजट रखा गया है वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक चंक रखा गया है। बड़ी खुशाइन बात है, तकरीबन 639 जो है वो अरब रुपए का बजट सिर्फ तरक्याती कामों के लिए रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि इस सूबे के लिए तरक्याती काम का मकसद ये है कि तमाम जो हमारे माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के हवाले से, सीपैक के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो है वो फैसिलिटेशन यहीं पे आ जाती हैं। और ख़ास कर बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये यकीनन बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त बजट होगा। अभी ये पेश किया जा रहा है, इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान एंड अमेरिका ट्रेड के हवाले से बड़ी न्यूज़ गर्दिश कर रही है। आज भी हमने देखा यूएस हमने ट्रेड मिनिस्टर को और पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की एक वर्चुअल मीटिंग हुई और इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर जो एक ट्रेड गैप है इसको ख़त्म करने की, टैरिफ के हवाले से बातचीत करने की, और ख़ास कर हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो ये एक मीटिंग रही और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई जो आपको हम बाकी भी इसकी डिटेल देंगे। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड यूएस की ट्रेड बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं और यकीनन ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं और यूएस के साथ हमारी जितनी ट्रेड बढ़ेगी उससे हमारे जो आने वाले दिनों में एक एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो बेटरमेंट की तरफ आ सकते हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। ख़ास कर ईसीसी ने एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है वो भी बताना ज़रूरी है। ईसीसी ने दिफाई जो गाड़ियां हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं इसकी बरामद और फिर दरामद यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसकी इजाज़त दे दी है। और ख़ास कर इसकी मंजूरी देने का मकसद ये है कि हमारे लिए हमारी जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं इस बार का टारगेट यही रखा गया है कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, रेमिटेंसेस को बढ़ाना है, टैक्स कलेक्ट करना है, यानी कि रेवेन्यूज़ अपने जो है ज़बरदस्त रखते हैं। और साथ साथ आपको बताएं कि कौमी असम्बली में भी ये एक तजवीज़ है कि जितने जोन्स हैं, ख़ास कर हम बात करेंगे जो स्पेशल जोन्स हैं, खुसूसी जोन्स हैं, उनके अंदर जो टैक्स की छूट है उसको थोड़ा सा महदूद यानी कन्फाइंड किया गया है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स हर किसी को टैक्स देना चाहिए और पाकिस्तान में सबको ही टैक्स देना चाहिए, तो बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से जो टैक्स छूट हैं उनको थोड़ा सा कन्फाइंड किया गया है। डिटेल डिस्कस करेंगे आज और ख़ास कर ईवी बाइक्स के हवाले से बात करेंगे। इस पर सब्सिडी मुहिम का जायज़ा लिया जा रहा है और इसके लिए एक आला सतह इजलास भी हुआ है। तो क्या क्या न्यूज़ है हमारे पास, क्या अपडेट्स हैं, आज बात करेंगे। और ख़ासकर डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम जो एफपीआर जो है इसके नफाज का 1 जुलाई से जो है वो चाहता है कि यहाँ पर हो, इसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक खुसूसी रिपोर्ट देखें आप जिसके अंदर एफपीआर के जो डिजिटल सिस्टम है उसके हवाले से बात की जा रही है। रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अहम संगमीन साबित हो सकता है। इस निज़ाम की बदौलत सनती पैदावार, ज़राई सरगर्मियों और खदमात के शोबे की निगरानी मौसर तरीके से मुमकिन हो जाती है, जिससे शफाफियत, इस्तेदाद कार और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को फरोग मिलता है। इस सिस्टम के जरिए जाली मसनूआत और टैक्स चोरी की रोकथाम में मदद मिलती है। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर अमल दरामद के सिलसिले में FPR ने 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला किया है। FPR के मुताबिक इन्फोर्समेंट इकदाम न लेने की सूरत में 700 अरब के नए टैक्स लगाने पड़ते हैं। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा FPR के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में कायम सिगरेट के कारखानों की निगरानी होगी। शुगर सेक्टर में पैदावार की निगरानी बेहतर बनाने से टैक्स रेवेन्यू में 39 अरब रुपए इजाफा हुआ है। चीनी के शोबे में पैदावार की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। FPR के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू के GDP के 5% के मसावी तक ले जाया जाएगा। FPR का कहना है कि IMF के साथ एनफोर्समेंट इकदाम बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। नए माली साल में 14,131 अरब रुपए के टैक्स हदफ में 389 अरब के एनफोर्समेंट इकदाम शामिल हैं। इसमें 312 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदाम भी शामिल हैं। डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के फाल होने से मईशत के दस्तावेजी अमल को तक़वियत मिलेगी और कौमी आमदनी में इजाफा मुमकिन होगा, जो पायदार तरक्की का ज़ामिन है।
एग्जैक्टली FBR के रिफॉर्म्स के बाद ये इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, खासकर इन दी कलेक्शन ऑफ टैक्स और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। इन तमाम चीज़ पर बात करने के लिए वी हैव हियर अ गेस्ट इन द स्टूडियो। डॉक्टर फैसल अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, खासकर एक ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है FBR की जानिब से, रिफॉर्म्स का सिलसिला तो जारी ही है, यहाँ पर एक कुछ नए ट्रैकिंग सिस्टम या एक हम कह सकते हैं ट्रेस के हवाले से सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। देखिए, ये मैं ये समझता हूँ कि बड़ी देर से इसकी ज़रूरत थी और बड़ी शिद्दत से इस अमर की ज़रूरत थी कि इसको बहुत तेज़ी से बड़े वसी पैमाने पर और बहुत लार्जर जो है वो लेवल पे जो इसको किया जाना चाहिए था, और बड़े दुरुस्त वक्त पे, जिस वक्त इकानमी की समत भी मुस्बित हो रही है और उसके साथ साथ हम डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो इस्तेदाद कार को बढ़ा रहे हैं, सलाहियत को बढ़ा रहे हैं, मॉनिटरिंग को बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त चूँकि मुल्क का फोकस भी यही है कि इकानमी एक डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और इसे मज़ीद आगे लेके जाने के लिए, रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अब मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी की राहें जो हैं वो आसान करने के लिए भी ये अमल जो है वो मुआवन होगा और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे नंबर्स, फिगर्स तो आपने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट में पेश कर दिए हैं। डेफिनेटली टैक्स नेट को वसी करने के साथ साथ जहाँ से टैक्स चोरी हो रही है जितनी जगहों से, या अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ से डिजिटल टूल्स की मदद से बड़ी आसानी से जो है वो उसको मॉनिटर किया जा सकता है, जो कि इंसानी वसाइल के साथ या ह्यूमन रिसोर्स के साथ मुमकिन नहीं था, जो कि इन वसाइल के हुसूल में या कलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट रहा। अब डेफिनेटली डिजिटल जो वसाइल हैं उसकी वजह से हम इस को बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आज हमने पाकिस्तान एंड US ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी एक मीटिंग देखी, वर्चुअल मीटिंग थी, US ट्रेड मिनिस्टर भी थे, पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों की मीटिंग्स का एक ही पर्पस था कि किसी ना किसी तरीके से ट्रेड जो है वो हमारी बढ़े, टैरिफ जो है उसको थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स किया जाए, जो टैरिफ वॉर का एक नाम दिया गया था बीच में, आपको याद होगा। तो इसके हवाले से और हमारे जो एक हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो और स्ट्रॉन्ग होगा US के साथ, तो इसका क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छे, US के साथ तो हमारे रिलेशंस अच्छे हैं पहले से भी, खुसूसन तिजारती मरासम, तिजारती रिलेशंस हमारे पहले से बहुत अच्छे हैं। US के साथ हमारे हमेशा से सरप्लस में रहे हैं। हम US को ज़्यादा जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं, बल्कि US से कम आती हैं, तो वो ऑलरेडी सरप्लस में होते हैं। जर्मनी दोनों का यही हाल है, हम ऑलरेडी सरप्लस में होते हैं, तो इसको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। उस पर बड़ी दुरुस्त जो है वो तवज्जो दी गई है और सही वक्त पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना की जो तरजीहात हैं, जो कोशिशें, काविशें हैं, वो बहुत अच्छी हैं। ये यकीनी तौर पर चूँकि जो ऑलरेडी सरप्लस में है वहाँ से हम मज़ीद रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि टैरिफ का जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शायद मुतासर नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे कंपिटिटर्स पे हमसे ज़्यादा टैरिफ था। तो एक तो वो पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर मुतासर नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद ये कोशिशें और टैरिफ में मज़ीद रिलैक्सेशन पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ को बढ़ाएगी डेफिनेटली, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मज़ीद बेहतर साबित होगी। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट की नंबर्स बढ़ाने के लिए किसी ना किसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। बजट के अंदर भी यही एक कीन हो के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना है, रेमिटेंसेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हमारे रेवेन्यूज़ जो हमारी अर्निंग्स हैं उसके ऊपर फोकस करना है। तो यही फोकस गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रही हैं आप। एक्सपोर्ट पे ही फोकस होना चाहिए, क्योंकि मुल्क, कौमें, तरक्की, इकानमी, मुईशत एक्सपोर्ट से ही स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है विद इन कंट्री, तो हमें बहुत सारे सेक्टर्स में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। जब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ को भी देखना है कि कहाँ कहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे भी फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ कोशिशें, काविशें, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली जब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो उसको हमने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें मज़ीद जो है वो अपने रास्ते देखने हैं, मार्केट्स देखनी है, और उसके लिए बहुत दुरुस्त समत में जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में कुछ तजवीज़ बजट के हवाले से ऑफ कोर्स पेश की जा रही हैं डेली बेसिस पे। तो आज हम ये भी देखते हैं कि जो जोन्स हैं हमारे, स्पेशल जोन्स, उनके हवाले से कहा गया है जो टैक्स छूट है उसको ज़रा महदूद किया जाए, उसको कन्फाइंड किया जाए। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या इससे क्या इम्पैक्ट जाएगा बिजनेसेस पे? अच्छा, मैं इसको इस हद तक तो दुरुस्त समझता हूँ कि किसी तरह से कन्फाइन करने का सवाल क्यों पैदा हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो देखिए, इस ज़मन में सबसे पहले तो ये है कि यहाँ से कुछ तवक्कुआत थी, इन्वेस्टमेंट की तवक्कुआत थी, या समझ लें कि सरमायाकारी की शरह के बढ़ने की तवक्कुआत थी,
وہ اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی جس طرح سے جو متوقع زونز تھیں. بہت زیادہ اب اس کے اندر گنجائش نہ ہو ان کو تھوڑا سا وہاں پہ سفارشات کی گئی ہوں, کیونکہ وہ زونز جو کہ ایمٹی پڑے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا اگر چھوٹ دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہونا چاہیے اسی طرح سے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون کتنا پروڈکٹیو ہے, بلکہ ان فوائد کو, ان ثمرات کو ان کی کارکردگی کے ساتھ لنک کرنا چاہیے, انڈسٹریل پروڈکشن کے ساتھ لنک کرنا چاہیے, اسپیشل اکنامک زون کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کے ساتھ لنک کرنا چاہیے. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایکسپورٹ میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, تو آپ لنک کریے ان سارے ثمرات کو ان کی ایکسپورٹ ٹارگٹس کے ساتھ کریں. پہلی بات تو یہ کہ ایکسپورٹس کے ساتھ کریں کہ بھئی آپ جتنا زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اتنا زیادہ ثمرات ہوں گے. ونس اپون اے ٹائم جب ٹیکسٹائل کو بے حد انسینٹیفائی کیا جاتا تھا, اس کے باوجود ان کی وہ ایک پرفارمنس نہیں آتی تھی جو کہ آنی چاہیے تھی, کیونکہ ابھی بھی امپورٹ بیسڈ ایکسپورٹ ہے. ڈیفینیٹلی آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے, آپ اپنے پروفٹ کو اس طرح سے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے. جب کوئی مدد موجود ہوتی ہے, جب کہیں سے سپورٹ موجود ہوتی ہے, تو کہیں سے آپ کنفائن کریں گے, اس کو کم کریں گے. تو یہ ایک میسج ڈیفینیٹلی, جب تک آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے, دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنے کے قابل ہوں گے, تو آپ کس طرح سے آگے بڑھ سکیں گے نا. تو اس کے لیے یہ میسیجز ضروری ہیں کہ ان ثمرات کو محدود کیا جائے. ہاں یہ ضرور کریں کہ آپ ایک تو ایکسپورٹ کے ساتھ لنک کریں, دوسرا آپ ایکسپورٹ ٹارگٹس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں کہ آپ نے 20%, 30%, 50% ٹارگٹس اچیو کیے ہیں تو آپ کو اتنے ثمرات ملیں گے. رائٹ, چلیں جی اس پہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر وقار نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ اکانومسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. کیا کہیں گے, کل پنجاب بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا, پنجاب صوبے کا, آج جو ہے وہ بلوچستان کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, اور خاص کر اس میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو ایک اچھا اماؤنٹ رکھا جا رہا ہے دونوں ہی صوبوں میں ہم نے دیکھا ہے. تو کیا امپیکٹ ہوگا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اوور آل ان بجٹس کو؟ آپ فیڈرل بجٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی میرا خیال ہے کہ لارجلی جو ہے صوبائی بجٹس نے لیڈ لی ہے وفاقی بجٹ سے, اور 3 اہم پرنسپلز جو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو خود کی ریسورسز ہیں, چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہیں یا نان ٹیکس ریسورسز ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ موبلائز کیا جائے. پچھلے چند سالوں میں آف کورس اکنامک گروتھ کی کمی رہی, اب کچھ تھوڑی سی اکانومی نے پک اپ کرنا شروع کیا ہے, جس کی وجہ سے محصولات میں بھی اضافہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. دوسری جو اہم چیز بجٹ میں نظر آتی ہے پنجاب کے بھی بلوچستان کے بھی, تھوڑی بیلٹ ٹائٹننگ ہے. خود بھی کچھ صوبائی حکومتوں نے جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. کم نہیں تو کم از کم ان کو پچھلے سال سے آگے نہیں لے کر گئے, لمٹ کیا ہے. ریکرنٹ بجٹ کو بالخصوص انہوں نے کیا ہے, اور جو بھی فسکل سپیس بنی ہے اس کو ترقیاتی بجٹ میں تعلیم اور صحت کی طرف لے کر گئے ہیں. تیسری چیز جو تھوڑی سی مجھے لگا کہ اس کے اوپر مزید بحث کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے نئے اس وقت پرائرٹیز ہیں جہاں پہ صوبوں کو وفاق کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ شیئر کرنی پڑیں گی. میرے نزدیک اس وقت لا اینڈ آرڈر, سیکیورٹی, جو جیو پولیٹکس کی سچویشن ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت وفاق کے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈنری پریشر ہے وفاق کی ریسورسز پہ. اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سی سی آئی اور این ای سی کے جو فورمز ہیں ان میں بیٹھ کے کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پروونسز جو ہیں وہ اپنے بجٹس میں بھی کچھ روم کریٹ کریں, اور جو انٹرنل سیکیورٹی کے بجٹس ہیں ان کو دیکھیں کہ کیسے زیادہ ایفیشنسی لائی جائے ان میں. رائٹ, صحیح فرمایا آپ نے. آف کورس یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تجاویز بھی دی جا رہی ہیں. بجٹ کی اپروول سے پہلے کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈیبیٹ ہونی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاص کر ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ذکر کیا آپ نے, آف کورس یہ بھی نیڈ آف دی آر ہے, اور یہاں پر کل بھی ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی. لیکن ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں خاص کر جو آنے والے دنوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو لاسٹ ایئر تھوڑا سا جو ہے وہ ایک گیپ ہو گیا تھا, اور ہماری ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکانومک ریوائول کے لیے بھی ضروری تھا کہ ہم ایک ریلیکس موڈ میں اور ایک جو پراپرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا اپنا ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں. تو اس بار خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر کے ریفارمز واضح طور پہ سامنے آئے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نان فائلر کے گرد گھیرا تنگ کرنا, اور خاص کر یہ چیز کو ایک میک شور کرنا کہ آنے والے دنوں میں فائلر اور نان فائلر کی کیٹیگری کو ڈیمولش خاص کر کرنا ہے کہ ایک ہی کیٹیگری ہو, وہ فائلنگ کی ہو بس, اور اس کے علاوہ نہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی, آئی تھنک آل
ऑल ऑफ दिस एडवाइस वेल टेकन. बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं. जितना भी आप टैक्स पेयर के लिए आसानियां पैदा करेंगे, टैक्स कंप्लायंस में आसानियां पैदा करेंगे, उतना टैक्स नेट में लोगों को लाना आसान होगा. इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. और एफबीआर का भी इमेज और सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज का इमेज भी तभी इम्प्रूव होगा जब हम टैक्स की फाइलिंग के निज़ाम को आसान बनाएंगे. लेकिन मैं आपकी पहली बात जहां से आपने आगाज किया था उससे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये सारी वो चीजें हैं जो ओवरसाइट मांगती हैं, जो पार्लियामेंट में, प्रोविंशियल असेंबलीज में बहस मांगती हैं. देखें, इस वक्त आप देखें फेडरल बजट आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, और जिस किस्म की हम अपने पार्लियामेंटेरियंस से बहस बजट के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो देखने को नहीं मिल रहा. आई विल स्ट्रांगली इनकरेज कि हमारे जो सूबाई पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बजट को बड़ा सीरियसली पढ़ें, इसको डिबेट करें, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें. अगर कोई रिग्रेसिव मेजर्स हैं उनको रिमूव करें. अगर आपको लग रहा है कि हम लेस एम्बिशियस हैं टैक्स रिफॉर्म पे, फाइलर नॉन फाइलर के तकसीम के ऊपर, अगर हम लेस एम्बिशियस हैं, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. लेकिन आप देखें कि बजट आने के बाद जो है दो किस्म के आपको पार्लियामेंटेरियंस नजर आए हैं. एक वो जिन्होंने कहा कि जी हम लोग जो हैं इसको बजट को शायद इस दफा ज्यादा सीरियसली इसलिए ले सकते हैं क्योंकि शायद आईएमएफ के पैरामीटर्स में रहते हुए ये बजट बनाया गया है और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत कम है या रूम फॉर एडिशन बहुत कम है. दूसरे पार्लियामेंटेरियंस वो हैं जिन्होंने कहा कि जी हमारा कैपेसिटी डेफिसिट है, हमें बजट की इंट्रिकेसी समझ नहीं आती, हमें मजीद ब्रीफिंग्स की जरूरत है, हमें टेक्निकल ब्रीफिंग्स दी जाएं. देखिए, ये जो पहले वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए खास तौर पर ये मैसेज है कि आईएमएफ सिर्फ आपको ब्रॉड कंट्रोल टोटल्स देता है बजट डेफिसिट के अराउंड, इन्फ्लेशन के नंबर्स के अराउंड. बाकी सारी फिस्कल स्पेस जो है वो आपने अपने रिफॉर्म से क्रिएट करनी होती है. तो ये हमें अपना लेवल ऑफ चलें एम्बिशन सर, अगर ग्रांट हम थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन देखें तो इट इज़ मच बेटर देन प्रीवियस ईयर्स. थोड़ा सा हम पास्ट ईयर्स की अगर बात करें तो हमारे पास डेफिसिट्स भी थे, हमारे पास फिस्कल डिसिप्लिन का भी एक फुकदान था, और साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारी जो एक डेट रिपेमेंट्स के इश्यूज थे वो ऐसे बड़ी एक फायर फाइटिंग नोट पे हम किया करते थे. लेकिन इस बार जो है हमने आराम से कुछ रीपेमेंट्स के इश्यूज भी सॉल्व किए, कुछ रोल ओवर किए. तो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अगर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि इतना अगर मैस क्रिएट हो रहा है तो इतना तो जायज़ है, क्योंकि 3 साल से काफ़ी बेहतर हम अपनी जो है वो एक कह सकते हैं हमारी एक क्लीशे दिखाई देते हैं, रूल्स दिखाई देते हैं. तो इसके हवाले से भी बताइए. और दूसरा ये कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस इन दी अर्निंग सेंस वो बढ़नी चाहिए, वो बेटरमेंट की तरफ होनी चाहिए. उसको कैसे देखते हैं आप, खासकर जो हमने रेमिटेंसेस, हमने एक्सपोर्ट्स, हमने इस बार जो चीज़ें देखी? जी, आई थिंक जो फिस्कल डेफिसिट का जो पॉइंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है, और फिस्कल डिसिप्लिन नजर आ रहा है वफाक की सतह पे भी और सूबाई बजट्स में भी बहुत टाइटनिंग है. लेकिन हमें जो चीज जहन में रखनी है वो ये है कि ये फिस्कल डेफिसिट तभी हम अचीव कर पाते हैं जब हमारे ऊपर आईएमएफ की ओवरसाइट होती है. कल आप आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म कर दें तो हमारे सारे जो बजट के कंट्रोल्स हैं वो सारे खराब हो जाते हैं. सो वी नीड टू बिकम अ कंट्री जो कि खुद रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है और हम वो अभी हम प्रोग्राम में behave हैं कर तो हमने काफ़ी सारी एक इम्प्रूवमेंट की है. यू आर वेरी राइट कि हमें बगैर प्रोग्राम के भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. और साथ साथ थोड़ा सा मैं आपके जो तवज्जो है डॉक्टर साहब वो इस पे भी चाहूँगी कि हमारे पास जो एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास बजट की सूरत हाल, फिर हमारी जो एक इकोनॉमिक रिवाइवल है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने पास ऑन देखा है चीज़ों को. कल पॉलिसी अनाउंसमेंट देखी तो वहाँ पे जो है वो एक अनचेंज पॉलिसी रेट रखा गया. तो इकोनॉमी में क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं जो ट्रिगर बन के सामने आ सकती हैं? जी, मेरा ख्याल है आसान तरीन जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो ये है कि सेक्टर वाइज चलें, हर सेक्टर के ऊपर जो रेगुलेटरी बर्डन है उसको कम करें. देखिए, अभी बहुत अच्छा इकदाम आपने लिया टैरिफ्स को कम करने का. आपने कमिट किया है बजट के अंदर कि 4 साल के अंदर हम टैरिफ्स और पैरा टैरिफ्स जो हैं उनको हम कम करेंगे. बिल्कुल इसी तरीके से टैरिफ सिर्फ एक वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है. बिल्कुल इसी तरीके से आप सेक्टर स्पेसिफिक टैक्सेस को देखें, परमिट्स, लाइसेंसेस, रिन्यूअल्स, हर किस्म के रेगुलेशन को ईज आउट करें, फिर जाके आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आएगी और आप कंपेटिटिव बनेंगे.
राइट, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर वकार साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। मैं प्रोफेसर आपसे ही पूछना चाहूँगी कि लो हैंगिंग फ्रूट्स के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, खासकर हम थोड़ा सा एक इंटरनेशनली सर्कमस्टांसेस को भी जहन में रखें और हमारे पास जो एक वो फियर जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, खासकर क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से, वहाँ पे भी इस बजट में फोकस किया गया है। ईवी कार्स के हवाले से, ईवी बाइक्स के हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ बनने की बात हो रही है और हमने देखा भी कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर आला सतह इजलास भी कर रही है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये सबसे बड़ी मुस्बत चीज़ हमें नज़र आई गुज़िश्ता अरसे में हुकूमती तरजीहात में इन्वायरमेंट जो है वो बड़ी तरजीह के तौर पर नज़र आई। 5 ईज़ का जो फ्रेमवर्क हमारे सामने आया उसमें भी इन्वायरमेंट को तरजीह दी गई, उड़ान पाकिस्तान में भी माहौलियात को बाकायदा तरजीह दी गई और फिर हमने उसके जो असरात हैं वो बजट में भी देखें। और बजट में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स या इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, हर समत में जो है बजट को बढ़ाया गया है एडॉप्टेशंस के लिए, मिटिगेशन एफर्ट्स के लिए और एनवायरनमेंट के या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उस हवाले से बढ़ाया गया। जहाँ तक इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक कार्स की जो ताल्लुक है वो बड़ा अशद ज़रूरी था इस वक्त होना, क्योंकि स्मोक के हवाले से हमारे कंसर्न्स बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए थे और हमें बड़ी ख़ुसूसन उसके हेल्थ कंसर्न हमें बड़े पैमाने पर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे थे। हमारे बहुत सारे शहर ऐसे जो दुनिया के 20 मुतासरा मुल्कों में शामिल थे, तो इस वक्त ज़रूरी था क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मेजर एमिशंस आ रहे थे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी मेजर एमिशंस जो हैं वो बाइक से आ रहे थे, क्योंकि 69% के करीब लाहौर में जो एमिशंस कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो बाइक से आ रहे हैं। तो यहाँ पे तवज्जो करनी बड़ी ज़रूरी थी, की भी गई है और इसकी जो पॉलिसी को टाइम पे की गई, डेफिनेटली राइट टाइम पे की गई। इसकी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये चूँकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, चूँकि इलेक्ट्रिक सिस्टम को जब आप लेके आएंगे तो आपको उतने बड़े और वसी पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो उस पर भी साथ साथ तवज्जो करनी होगी, उसको भी एक्सपेंड करना होगा। और इस मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम होगा कि अगर आप बाइक्स पे ज़्यादा तवज्जो करें, इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो, क्योंकि ये दरमियाने तबके के लिए, छोटे तबके के लिए, सभी के लिए एक्सेसिबल होगा, बड़े पैमाने पर सब जाएंगे। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की। ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ये सेगमेंट हम एक गुड न्यूज़ से स्टार्ट इस सेगमेंट का करेंगे, वो ये कि आईटी के अंदर फाइनली जो रेवोल्यूशन है वो नज़र आ रहा है। 9 मंथ्स के अंदर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी गई है। $2.42 बिलियन का एक सरप्लस देखा गया है इस सेक्टर के अंदर, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर वाकई एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहा है और आईटी के अंदर इतना ज़्यादा क्वालिटी काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए पूरी दुनिया जो है वो इसकी मिसाल दे रही है। इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, पीआईए के हवाले से बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन की, खासकर मुलाजमीन समेत मजीद 2 खरीदार जो है वो सामने आ चुके हैं, तो अच्छा चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का ये अमल और ख़ासकर पीआईए के लिए तो ये ऑफ कोर्स एक गुड न्यूज़ होगी। आज इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और चेयरमैन एफबीआर का एक इंकशाफ है जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि अमीर तबके ने 1233 अरब रुपये टैक्स चोरी किया है। क्यों किया है, इस बार कैसे लिया जाएगा, आज ये बात करेंगे। और नॉन फाइलर्स के लिए एक हम कह सकते हैं कि लीनियंसी या एक हम कह सकते हैं इंडल्जमेंट सामने आई है कि जो एक कैश विड्रॉल करते थे वो 50,000 का अमाउंट उनके लिए एक कैप था और उससे ज़्यादा निकलवाने पे उनका एक अमाउंट डिडक्ट होता था, तो अब वो 75,000 तक उसकी एक लिमिट कर दी गई है। तो इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और ख़ास कर हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ 30 लाख तक की जायदाद खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए के असासे दिखाने होंगे, ये वज़ीर मुमलिकत ने कहा है। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो न्यू इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं, खासकर इस बजट के बाद। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अच्छा नईम साहब, क्या कहेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं इस बजट के बाद
चीज़ें जो है वो वाकई एक बेटरमेंट की तरफ या ट्रांसपेरेंसी की तरफ आ रही हैं। वेयर एज अगर हम बात करते हैं आईटी के हवाले से, जो कि गुड न्यूज़ है, मैं वहीं से स्टार्ट लूँगी, एक सरप्लस सामने आ रहा है $2.42 बिलियन का, विच इज़ वेरी गुड कि हमारे पास क्वालिटी और थोड़ी सी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है ईयरली। जी डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड न्यूज़। देखिए आईटी इज़ स्टिल अंडर परफॉर्म। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान में उसका पोटेंशियल इन रिस्पेक्ट टू द टैलेंट इज़ वेरी हाई। दुनिया में जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट लॉट जो है यहाँ मौजूद है। मैंने ऐसे ऐसे आईटी सेंटर्स यहाँ देखे हैं जिनके अंदर 2-2 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकती हैं। और ये जो आप कह रही हैं 2.7 बिलियन जो सरप्लस है, ये 10 बिलियन की गुंजाइश है। हम लोग इतना ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को इस तरह देखे कि ये जो देखें, हमारे यहाँ कई लाख ग्रेजुएट साल का प्रोड्यूस होता है कंप्यूटर साइंस के में, जिसके कई हज़ार ग्रेजुएट्स हैं। हम उनको बेहतरीन तरीके से अगर यूज़ करें, देखिए हमारे जो एक तो हमारी वो कंपनीज़ हैं जो कि रेगुलराइज्ड हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस में का, एक हमारे फ्रीलांसर्स हैं। फ्रीलांसर आप यकीन करें इक्वल अमाउंट ऑफ अर्निंग कर सकते हैं अगर उनको गवर्नमेंट एक जगह इकट्ठा करके थोड़ी सी ट्रेनिंग दे, और ये जो बड़ी कंपनी को एसोसिएट करें, उनको कॉन्फिडेंस दे। जानिब से भी काफ़ी कोर्सेज हो रहे हैं, लेकिन देखिए एक थोड़ा सा फियर इन प्लेयर है। देखिए अच्छा। हमारी मुल्क की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन, वो डॉलर्स की है। हम जिस तरह भी हो, हमें डॉलर्स को आना है, चाहे वो रेमिटेंस में आए, चाहे वो एक्सपोर्ट में आए, और चाहे वो एफडीआई में आए। मैं ये कहता हूँ ये जो आईटी है, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द पाकिस्तान नाउ, कि हम इससे बड़ी आसानी से यकीन करें 10 बिलियन क्रॉस कर सकते हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन, कुछ थोड़ा सा इंसेंटिव, कुछ थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, थोड़ी सी फैसिलिटेशन। आप देखिए ना, इनको अगर आप अलाउ कर दें कि ठीक है जी आप बाहर से इजीली जो ट्रांजैक्शन है, जो आपके बाहर के प्रॉफिट्स हैं उनको मंगा सकते हैं, उनके प्रॉफिट्स भेज सकते हैं, उसको हो रहा है। लेकिन अभी भी लोग डरे हुए हैं और थोड़ा सा घबरा जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ये सेक्टर है, ये गुज़श्ता 5 साल से अंडर परफॉर्म है। ये बहुत अपने घर से ज़्यादा सेफ जगह तो कोई नहीं हो सकती। मैं कह रही हूँ तो अल्लाह की देखिए, ये तो ब्लेसिंग है कि आप ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे आजकल जो एआई है, ब्लॉकचेन है, ये जो जितनी नई देखिए ना चैटबॉट्स बन रहे हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ लोगों को देखता हूँ, इतना तो ज़बरदस्त काम हो रहा है कि इवन देखें अमेरिका में जो काम $40 या $50 घंटे में होता है, वो यहाँ पे $10 में हो रहा है। आप देखिए वो लोग हमसे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं फ़ायदा उठा सकते, हम क्यों नहीं काम कर सकते। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 24/7 है। ये ऐसा काम नहीं है कि आपने सुबह 9 to 5 है, इसमें शिफ्ट चलती हैं। आज पाकिस्तान के लिए काम, यूरोप के लिए काम हो रहा है, रात को अमेरिका के लिए काम हो रहा है, सुबह ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलिपीन, न्यूजीलैंड, इनके लिए काम हो रहा है। तो होल वर्ल्ड इज़ योर क्लाइंट। ये ऐसी बात नहीं है कि आपका क्लाइंट जो है वो एक स्पेसिफिक तबका है, आपके क्लाइंट पूरी दुनिया में और हर किसी को देखें। आप वेदर के ऊपर ऐप्स बन चुकी हैं, आप ये जो ओले पड़े थे पिछले दिनों, इसके ऊपर एग्री के ऊपर इतनी ऐप्स बन गई हैं, मिलों के ऊपर ऐप्स बन गई हैं। इवन हर किस्म के सिस्टम को, हर किस्म के सिस्टम को सिस्टमाइजेशन करने के लिए हर किस्म के टूल्स मौजूद हैं। जस्ट वी नीड टू एडमायर दैम, उनका हौसला अफजाई करें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें। और ख़ास तौर पे ये जो छोटा बहुत तनख्वाहों पे जैसे टैक्स विड्रॉल है, उधर लोग डरते हैं ना कि हमारा टैक्स पे बहुत ज़्यादा तनख्वाह पे टैक्स कट जाता है। नॉन फाइलर वाला वो तो बताया ना कि आपने जिक्र कर ही दिया, जब विड्रॉल वाला 50,000 पे था, 75 कर दिया। बात ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो समझ नहीं आती कि नॉन फाइलर क्या चीज़। नॉन फाइलर तो वो है, नॉन फाइलर देखिए वो होना चाहिए जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, यानी कि जो फाइलर ही नहीं बन सकता।
جو کہ جس کی انکم 6 لاکھ روپے سے کم ہے، یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. جو 6 لاکھ سے کم ہے اس کو ہم نان فائلر مانتے ہیں. جو 6 لاکھ سے اوپر ہے ہم اس کو زبردستی فائلر بنائیں گے. آپ ان کو فائلر بنائیں. فائلر تو یہ بھی ایک آپشن آیا تھا نا کہ آپ اگر زیرو انکم بھی ہے تو بھی آپ نل فائل کریں مگر فائل کریں. آپ دیکھیں یہ آپ نے بات کر دی تو میں آپ کو بتا ہی دوں. اگر 4 ملین ہماری ریٹرن جاری ہیں تو اس میں تو تقریباً 1.5 سے 2 ملین کے درمیان نل کی ریٹرن آتی ہیں. تو لوگ اس لیے فائلر بڑھ جاتے ہیں. لیکن ویسے بائی دی وے 6 ملین جا رہے ہیں ہمارے فائلر ابھی تو جا رہے ہیں نا. لیکن جو ریٹرنز فائل کر رہے ہیں وہ 6.5 ملین بھی ہو جائیں تو اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو زیرو کی ریٹرن فائل کرتے ہیں. دیکھیں نان فائلر صرف وہی لوگ ہیں جیسے ایک ڈپینڈنٹ ہے، اسپاؤس ہے، ہسبینڈ کما رہا ہے، وہ اسپاؤس ہے، اس کا NTN نہیں ہے لیکن اس کے ہسبینڈ اس کا اکاؤنٹ کھول دیا، باپ نے بیٹی کا اکاؤنٹ کھول دیا، بھائی نے بہن کا اکاؤنٹ کھول دیا. باہر سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، مزدور ہیں یا جو ہماری لیبر ہے، جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں یا جو ہمارے پروفیشنلز ہیں، وہ پاکستان پیسہ جو بھیجتے ہیں تو وہ تو نان فائلر ہی بن گئے نا. جہاں پہ جو لوگ ہیں، جب آپ نے ایک کہہ دیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ریٹرن دینے کی ضرورت نہیں ہے تو الٹیمیٹلی دے آر نان فائلر. تو اس چیز کو تھوڑا سا سسٹمائز کر لیں کیونکہ بزنس میں بہت ساری چیزوں کو پہلی بار ڈسکس کیا جا رہا ہے. بجٹ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے انیشیٹو فرسٹ ٹائم لیے جا رہے ہیں. تو مے بی یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نان فائلر کا کانسیپٹ ہونا نہیں چاہیے. نان فائلر کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جو گاڑی خریدنے آ رہا ہے وہ نان فائلر ہے نا. اس کو آپ کہیں گے اپنا شناختی کر دیں، فوراً وہ گاڑیوں والے جو کمپنیز ہیں جو سیل کر رہی ہیں وہ امیڈیٹلی FBR کو لکھیں کہ یہ میرے پاس آیا ہے، یہ اتنی اماؤنٹ کی بائنگ کر رہی ہے. چیئرمین صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 1233 ارب روپے جو ہے وہ ٹیکس چوری کی گئی ہے امیر طبقے کی جانب سے، یعنی کہ اپر کلاس کی جانب سے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور ان میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ خاص کر اگر ہم بات کریں بزنس کمیونٹی کی، وہ کارپوریٹ بزنسز، تو یہ تو سب فائن ایک اگر جو چیمبرز میں ہیں جو آفیشلی کنیکٹ ہیں تو وہ تو تمام ہی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. دیکھیں اس طرح وہ کون سا طبقہ جو ٹیکس نہیں دے رہا؟ بلیٹنٹ اگر آپ الزام لگائیں گے نا تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی. 1233 ارب روپے کے ٹیکس کی چوری کی ہے نا تو وہ اس نے کی ہے جو ریٹرن نہیں دیتا. جو ریٹرن دیتا ہے وہ چوری نہیں کر سکتا. تو اس بار تو ٹیکس کا فارم بھی آسان کر دیا گیا ہے. یہ بھی فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے یہ بڑی اچھی بات کی ہے ٹیکس کا فارم. بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑے اپنے کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی. نہیں کنسلٹنٹ دیکھیں نا، آپ کو بتائیں کہ سیلری کلاس جو ہے وہ ریٹرن تو فائل نہیں کرتی. کئی جو ہیں جن کے ادر سورس آف انکم نہیں ہے وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے. ہر سال نہیں ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے جب وہ ادر سورس آف انکم نہ ہو تو ان کا کمپنی ٹیکس کاٹ لیتی ہے. نارملی ریٹرن وہ بعض فائل نہیں بھی کرتے. لیکن جو ریٹرن فائل کرتے ہیں آپ ان کی ریٹرن کو اتنا ایزی بنا دیں کہ ان کو کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ جو پیسے دینے ہوتے ہیں ایک جس کی تنخواہ 6-7 لاکھ روپے یا سال کی 8 لاکھ روپے، وہ کیا اپنا 60-70 ہزار میں کسی کو کیا دے گا پیسے. تو بیسیکلی کنسلٹنٹ کا جو رول ہے اس کو لمیٹائز ان ٹرمز آف کر دیں. ٹیکس شوڈ ریمین اونلی ود دا کمپنیز، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز اینڈ دا پبلک لمیٹڈ کمپنیز. وہ کمپنی افورڈ کرتے ہیں. اچھا وہ کمپنیز آپ کو ٹیکس بھی دیتی ہے. اب آپ نے بات کی چیئرمین FBR صاحب کی کہ انہوں نے کہی 1233، تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اگر ہمارے پاس یہ فگر آئی ہے تو یہ فگر کس سیکٹر سے ریلیٹ کرتی ہے. آئی ایم ویری مچ شیور کہ انڈسٹری میں یا جو بھی بزنس کمیونٹی ہے جو کہ ٹیکس فائل کرتی ہے وہ ٹیکس چور نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے پاس اسسمنٹ آرڈر ہوتا ہے. حوالے سے بھی ہے نا پرائیویٹائزیشن کمیشن اس بار بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے اور خاص کر SOEs کی پرائیویٹائزیشن. کب سے یہ مرحلہ شروع ہوا ہوا ہے؟ بالکل آپ نے میرے منہ والی بات کر دی کہ کب سے یہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے. بجٹ کے شروع دنوں میں یہ بات بڑی ہوتی ہے. PIA کے حوالے سے تو آ گئی ہے نا، آ بھی گئی ہے جی. کوئی نے انٹینٹ شو کیا ہے لیکن PIA از موسٹ پروبیبلی یہ پرائیویٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اور یہ ڈسکوز وغیرہ شاید ابھی نہ ہوں. اور کئی SOCs جو کہ لاس پہ چل رہی ہیں یا جن کی دیکھیں لاس میکنگ اینٹائٹیز کو کیسے کیا جائے، خاص کر وہ لاس میکنگ بھی ہیں، بلیڈ بھی کر رہی ہیں. پہلے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ لوپ ہولز ہم فکس کریں گے، پھر اس کے بعد پہلے لیکیجز روکیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن ہماری بہت ساری ایسی کمپنی آرگنائزیشنیں کئی سال سے بند پڑی ہوئی ہیں. ان کے لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں. اب ایک تھوڑا سا پولیٹیکل ایشوز بھی آ جاتے ہیں چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ ایک پروگرام لے کے آئے، چاہے وہ اس کو گولڈن شیک ہینڈ کی فارم میں لے آئے. کیونکہ امپلائمنٹ از
آلسو ویری ہیوی برڈن آن دیز SOEs نا. ان کی جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی وہ بھی تو ایک برڈن ہے. آپ اس کے لیے کوئی گولڈن شیک ہینڈ لے کے آئیں تاکہ وہ لوگ جو ہے ان کو اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ بھی کوئی اور جاب ڈھونڈ لیں, پرائیویٹ سیکٹر میں چل جائیں. آپ ایک کنکریٹ جو پلاننگ کریں, کنکریٹ پروپوزل لے کے آئیں اور پھر ان لوگوں کے سامنے رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 800 ارب روپے سے زیادہ کی بلیڈ ہو رہی ہے یہ SOEs میں. تو گورنمنٹ جو ہے نا اس کو اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے. ون ٹائم اس بار فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے ضرور اس بار پہلے ہی انٹرم سیٹ اپ پہ اتنا ہوم ورک کر لیا گیا ہے اور ابھی جو ہے وہ اس کے بعد کافی ساری چیزیں ہو جائیں گی. ویل وی آر ویری آپٹمسٹک. اس سے پہلے بھی ہم یاد ہے آپ کو کہ ہم راک باٹم ٹچ کر چکے ہیں, اب ہم اوپر جائیں گے اور دس از the reason کہ اب ہم سرپلس میں بھی ہے, ریزروز بھی اچھے ہیں. نہیں اس دفعہ اچھا ہے. دیکھیں چیزیں بہت اچھا. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اب جو یہ کہتے ہیں نا چوری, اب اتنی آٹومیشنز ہو گئی ہے, ڈیجیٹلائزیشنز ہو گئی ہیں, ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ ٹریک اینڈ ٹیسٹ سسٹم لگا سکتے ہیں, چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی. بالکل, اور آنے والے دنوں میں اور مزید بہتری ہوگی. تھینک یو سو مچ نعیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز. آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ بجٹ, جو کہ ہم نے دیکھا کہ خاص کر بجٹ کے حوالے سے کافی تجاویز آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو فرسٹ اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا, چاہے وہ سیکٹورل اپروچ ہو یا وہ ایک ادروائز ہو. تو یہ تمام چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی. دیٹس اٹ. اس نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.